नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रश्न यूपीपीसीएस 2023 की प्री परीक्षा में आए थे उनको अपने टेस्ट नंबर 9 में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट नंबर 9। तो हमारे टेस्ट नंबर 9 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक समाज सेवा, ऑप्शन बी किसानी, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी नौकरी। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार आर्थिक क्रिया होती क्या है। आर्थिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनके करने के पश्चात मानव को आय की प्राप्ति होती है। वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती हैं। अब देखते हैं कि इन ऑप्शंस में से किन किन के करने पर, किन किन क्रियाओं के करने पर आय की प्राप्ति होती है। किसानी के करने के पश्चात आय की प्राप्ति होती है, परिवहन के पश्चात आय की प्राप्ति होती है और नौकरी करने के पश्चात भी आय की प्राप्ति ही होती है। तो बचा क्या हमारा? स्वैच्छिक समाज सेवा। स्वैच्छिक समाज सेवा एक प्रकार की आर्थिक क्रिया नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है ऑप्शन। और दूसरा कथन है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये भी कथन सही है। यदि हमारी जनसंख्या वृद्धि जो है वह स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है तो आर्थिक विकास बढ़ेगा, जिससे देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। यदि जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है और उस अनुपात में आर्थिक विकास कम हो रहा है तो राष्ट्रीय आय कम हो जाएगी और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? पूर्ण निर्धनता, जिसे परम निर्धनता भी कहते हैं, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता या प्रकारात्मक निर्धनता। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी डी। 1, 2, 3 तीनों ही हमारी निर्धनता के प्रकार हैं और निर्धनता के आकलन के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है और उसके लिए एक और लारेंज वक्र का भी प्रयोग किया जाता है। ये सवाल पूछा गया है कि लारेंज वक्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लारेंज वक्र का प्रयोग निर्धनता के आकलन के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना से यानी मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील MDM मिड डे मील योजना कहते हैं, PM पोषण योजना के रूप में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2020, ऑप्शन बी वर्ष 2019, ऑप्शन सी वर्ष 2018, ऑप्शन डी वर्ष 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वर्ष 2021 में मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना के रूप में पुनर्नामित किया गया। जो PM पोषण योजना है यह वर्ष 2021 से वर्ष 2025 तक के लिए आवंटित की गई है। इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के यानी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन ए केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन सी मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन डी केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। तो सबसे पहले जानते हैं जननी सुरक्षा योजना है क्या। जननी सुरक्षा योजना को अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। और संस्थागत प्रसव को क्यों बढ़ावा देना? जिससे कि मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी आए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाना ही जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है। जननी सुरक्षा योजना इससे पहले राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना का ही हिस्सा थी, लाभ योजना ही थी, जिसे अंग्रेजी में NMBS ये पूछा गया है। NMBS यानी नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है का ही संशोधित रूप क्या है? जननी सुरक्षा योजना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए वर्ष 2070 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2045 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2080 तक, ऑप्शन डी वर्ष 2075 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 2045
2045 तक भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक योजना अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन, यही सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह वर्ष 2015 में नहीं बल्कि 2016 में प्रारंभ की गई थी और यह जो योजना है इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला है, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी 2017 में प्रारंभ की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में प्रारंभ किया गया था और दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, ये ग्रामीण नहीं ग्रामीण है, ग्रामीण कौशल्य योजना भी वर्ष 2014 में ही प्रारंभ की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में व्याधि दी गई है, सूची 2 में उसका कारण दिया गया है। तो पेप्टिक व्रण, जिसे अंग्रेजी में स्टोमक अल्सर कहते हैं, यह किसके द्वारा होता है? यह होता है जीवाणु के द्वारा होता है। डेंगू जो होता है वह विषाणु के द्वारा होता है। मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फील पाँव, जिसे हाथी पाँव, जिसे क्या कहते हैं? हाथी पाँव भी कहते हैं, हाथी पाँव भी होते हैं, यह किसके? कृमि के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4132। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जेलम नहीं है, ये जाइलम है। जाइलम, पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह से प्रश्न को दोबारा पढ़ें कि पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है, किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी भोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जाइलम होता है वह जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। जा से जल और जा से जाइलम हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जा से जल, जा से जाइलम। तो जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए एंड्रेलिन, ऑप्शन बी ग्लूकेगॉन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एल्डोस्टेरॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंसुलिन जो है वह अग्नाशय यानी पेनक्रियास के लैंगरहैंस की बीटा सेल से स्रावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? ऑप्शन ए ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो के द्वारा, ऑप्शन बी रोस्कोमॉस और सीएनएसए द्वारा, ऑप्शन सी इसरो और नासा द्वारा, ऑप्शन डी ईएसए और नासा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसरो और नासा के द्वारा निसार को संयुक्त रूप से डेवलप किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी केवल 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव हृदय केवल 4 चैम्बर्स का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का घटक कौन है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। प्राकृतिक रेशम का एक अहम घटक नाइट्रोजन होता है क्योंकि प्राकृतिक रेशम में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन कई पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं से बने होते हैं और पॉलीपेप्टाइड में क्या मिलते हैं? एमिनो एसिड मिलते हैं और एमिनो एसिड किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से बनते हैं। एमिनो एसिड नाइट्रोजन के बने होते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक रेशम का एक घटक हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी क्रिप्टॉन, ऑप्शन सी एक्टिनियम, ऑप्शन डी रेडॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्टिनियम नोबल गैस नहीं है क्योंकि नोबल गैस की संख्या 7 होती है, जिसमें ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन तो होती हैं, उसके अलावा आ जाएगा हीलियम, उसके अलावा आ जाएगा नियॉन, उसके अलावा आ जाएगा जिनॉन और सबसे अंत में आ जाएगा ओगानेसन। ये 7 प्रकार की गैस होती हैं जो नोबल गैस कहलाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? ऑप्शन ए लाइव एटेन्यूएटेड, ऑप्शन बी वायरल वेक्टर, ऑप्शन सी टॉक्साइड, ऑप्शन डी mRNA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टॉक्साइड जो है वह डिप्थीरिया से बचाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए निक्टेंथियम, ऑप्शन बी निलुम्बा, ऑप्शन सी निकोटियाना, ऑप्शन डी नेपेंथिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है। और यह कीटों को क्यों खाते हैं? क्योंकि यह अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए सिनोवैक, ऑप्शन बी नोवावैक्स वैक्सीन, ऑप्शन सी मॉडर्ना वैक्सीन, ऑप्शन डी स्पुतनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉडर्निक जो है वह mRNA वैक्सीन है। इस mRNA वैक्सीन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑप्शन डी अमोनिया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड को हंसी पैदा करने वाली गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। यानी नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से चिकित्सा में किया जाता है, यानी मेडिकल सेक्टर में किया जाता है। इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट और क्वेरी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।